शहर की उस हद तोड़ देने वाली भीड़ और शोर से दूर किसी अनजान घने और खूबसूरत जंगल में अकेले वक्त बिताना एक ऐसी फैंटेसी है जो हम सबने कभी ना कभी तो देखी होगी। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहाँ शांति हो, ठंडी हवा चल रही हो और वहाँ के आम लोग बेहद सीधे और मददगार हों। एग्जैक्टली पर जरा एक पल के लिए उस सिनेरियो की कल्पना कीजिए जहाँ वो खूबसूरत शांति दरअसल एक भयानक जाल का हिस्सा निकले। जिस खूबसूरती को देखकर सुकून मिल रहा था वही अकेलेपन का सबसे खतरनाक हथियार बन जाए। बाप रे, ये तो अलग ही लेवल का डर है। सही में। और सोचिए कि जिन सीधे साधे अनजान लोगों से मदद की उम्मीद थी, वही सारे लोग सबसे बेरहम शिकारी साबित हों। ये ना सीधा उस प्राइमल डर पर वार करता है जो ह्यूमन ब्रेन में एकदम हार्डवायर्ड है। इंसान, आपको तो पता ही है, इंसान एक सोशल एनिमल है और उसका दिमाग इस तरह से डिजाइन हुआ है कि वो समाज में, भीड़ में खुद को सुरक्षित महसूस करता है। तो जब वो पूरा समाज, वो पूरी कम्युनिटी ही किसी के खिलाफ हो जाए तो वो डर किसी चुड़ैल या भूत के डर से कहीं ज्यादा रियल और टेरिफाइंग बन जाता है। और आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास बिल्कुल यही रॉ और डिस्टर्बिंग सोर्स मटेरियल है। हम 2015 की एक बेहद साइकोलॉजिकल रिवेंज हॉरर फिल्म इवन लैम्स हैव टीथ की कहानी और इसके पीछे छुपे ह्यूमन साइकोलॉजी के डार्क थीम्स का विश्लेषण करेंगे। हाँ, हमारे पास इस फिल्म की कहानी और उसके थीम्स को समझाने वाला एक काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन स्क्रिप्ट है। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का जो मकसद है ना, वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ट्रॉमा कैसे एक मासूम इंसान को पूरी तरह जड़ से बदल कर रख देता है। वही ना, कैसे विक्टिम और मॉन्स्टर के बीच की वो जो लकीर होती है वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में धुंधली हो जाती है या पूरी तरह मिट जाती है। हाँ, और ये चर्चा ना इस अनकंफर्टेबल सच को समझेगी कि असली मॉन्स्टर्स कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि खुद इंसान होते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। शुरुआत एक बहुत ही रिलेटेबल सेटअप से होती है। स्लोन और केटी दो जवान लड़कियां हैं जो सिटी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कंट्री साइड में एक फार्म वर्क ढूंढने आती है, जो कि बहुत आम बात है ना, लोग अक्सर नेचर में एस्केप ढूंढते हैं। सही कहा। शुरू में वहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। खूबसूरत जंगल हैं, शांत सड़कें हैं, लेकिन टेंशन बहुत धीमी आंच पर पकना शुरू होती है। एक अजीब सा क्रीपी आदमी उन्हें लगातार घूरता रहता है। वहीं से रेड फ्लैग्स आना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और फिर उनका फोन कनेक्शन एकदम वीक हो जाता है और ट्रांसपोर्ट वहां प्रैक्टिकली ना के बराबर है। फिर सडनली वहां के लोकल्स बेहद मददगार बन जाते हैं। कोई आगे बढ़कर खाना ऑफर कर रहा है, कोई राइड ऑफर कर रहा है, जो आमतौर पर एक हॉस्पिटैलिटी लगती है। राइट। पर हमारे नोट्स बताते हैं कि ये पूरा सेटअप, ये अचानक से मिलने वाली मदद, ये सब एक जाल होता है, एक ट्रैप। ये एक परफेक्ट इल्यूजन ऑफ सेफ्टी है। और ये ट्रैप इतना फ्लॉलेस इसलिए काम करता है क्योंकि इसका डिजाइन ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लॉइट करने पर टिका है। कैसे? मतलब इंसान को खतरे का आभास पहले क्यों नहीं होता जब अजीब चीजें हो रही हैं? क्योंकि असली दुनिया में जो सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स होते हैं ना, वो शिकार को पहली नजर में अटैक नहीं करते। वो इन्वायरमेंट को पहले मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ लोकल्स ने क्या किया, उन्होंने सिस्टमैटिकली उन लड़कियों को उनकी सेफ्टी नेट से काट दिया। राइट। फोन नेटवर्क जाना, हाँ। फोन नेटवर्क जाना या ट्रांसपोर्ट ना मिलना, ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये कम्युनिकेशन और एस्केप राउट्स को स्ट्रेटेजिकली बंद करने का एक तरीका है। और उसके बाद उन्हीं लोकल्स का मदद ऑफर करना, ये बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। वाओ, ये तो बिल्कुल एक मकड़ी के जाले जैसा है जो सुबह की शबनम की तरह चमकता है ना, जिसमें शिकार फंसने से पहले सिर्फ उसकी खूबसूरती और शांति को देखता है। सही एनालॉजी है, एकदम सही है। मकड़ी जाले के सेंटर में बैठ के बस इंतजार करती है, क्योंकि उसे पता है कि आइसोलेशन और खूबसूरती का ये कॉम्बिनेशन अपना काम खुद करेगा। पर मुझे ये समझना है कि माइंड इस आइसोलेशन को खतरे की तरह आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाता। जब नेटवर्क जा रहा है, कोई क्रीपी इंसान घूर रहा है, तो पहला इंस्टिंक्ट वहां से भागने का क्यों नहीं होता? यहाँ कॉग्निटिव डिसोनेंस अपना खेल खेलता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस थोड़ा डिटेल में बताइए। तो दिमाग जो है ना, वो एक ही वक्त पर दो बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशंस को इजीली हैंडल नहीं कर पाता। एक तरफ शांति, खूबसूरती और हंसते हुए लोकल्स हैं और दूसरी तरफ खतरे के सटल सिग्नल्स। अच्छा, तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है। हाँ,
माइंड का जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म है वो उन खतरों को रैशनलाइज करने लगता है। इंसान खुद को समझाता है कि गांव का इलाका है, नेटवर्क प्रॉब्लम तो आम बात होगी, है ना? राइट। हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल। या फिर सोचेगा कि लोग बस क्यूरोसिटी में घूर रहे होंगे क्योंकि वो शहर से आई हैं। इंसान का बेसिक नेचर डेंजर को डिनाई करना होता है ताकि वो नॉर्मल फंक्शन कर सके। और जब तक सच्चाई दिमाग पर पूरी तरह हावी होती है तब तक प्रैक्टिकली सारे एस्केप रूट्स बंद हो चुके होते हैं। ये तो बहुत ही टेरिफाइंग है। और इसके बाद वो रैशनलाइजेशन बुरी तरह टूट जाता है। हमारे नोट्स इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से फिल्म का सबसे डार्क हिस्सा शुरू होता है। वो मददगार दिखने वाले लोकल्स अपना असली रूप दिखाते हैं और दोनों लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है। ये नैरेटिव का सबसे अनकंफर्टेबल फेज है। सही में, क्योंकि उन्हें सिर्फ बंद कर नहीं रखा जाता, उन्हें मेंटली ब्रेक करने के लिए एक बेहद डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल टॉर्चर दिया जाता है। वही सबसे जरूरी पॉइंट है समझने के लिए। प्रेडेटर्स का मकसद सिर्फ फिजिकल चोट पहुंचाना नहीं होता। तो उनका असल मकसद क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? उनका एम होता है उनकी विल पावर यानी उनकी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना। जब तक किसी विक्टिम के अंदर थोड़ी सी भी उम्मीद बची है वो बगावत करने की या भागने की कोशिश जरूर करेगा। सही बात है, जब तक जान है इंसान हाथ पैर मारता ही है। एग्जैक्टली। इसीलिए टॉर्चर को एक टूल की तरह यूज किया जाता है उन्हें कंप्लीटली डीह्यूमनाइज करने के लिए। जब किसी को लगातार ये महसूस करवाया जाए कि उसका अपनी ही बॉडी पर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर जीरो कंट्रोल है, तो उसका वजूद अंदर से मरना शुरू हो जाता है। यानी उन्हें बस एक जिंदा लाश बना देना। हाँ, और इसे साइकोलॉजी में लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। माइंड सबकॉन्शियसली ये मान लेता है कि अब मैं जो भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो लड़ना बंद कर देता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है मेरे दिमाग में। हाँ बताइए। जब किसी आम इंसान को इस हद तक मेंटली तोड़ दिया जाए जहाँ उसको पता चल जाए कि आसपास का पूरा गांव ही इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या वो पूरी तरह हार मान लेता है या फिर डर किसी और ही अजीब चीज में बदल जाता है? ज्यादातर केसेस में इंसान सच में हार मान लेता है, लेकिन कुछ एक्सट्रीम इंस्टेंसेस में जब ब्रेन अपनी पूरी एब्सोल्यूट लिमिट पर पहुंच जाता है, जहां लॉजिक और इमोशंस सब कोलैप्स कर जाते हैं, वहां सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागता है। वेट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मतलब वो लड़ने का फैसला करती है? हाँ, पर एक अलग तरीके से। दिमाग का जो फियर सेंटर होता है, अमिगडेला, वो कॉन्शियस रीजनिंग को ओवरराइड कर देता है। यहाँ डर पैनिक की जगह एक कोल्ड और ठंडे इरादे में कन्वर्ट हो जाता है। जब रोने या उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं होता तो माइंड अपनी एम्पैथी शट डाउन कर देता है बचाव के लिए। ओह वाह, ये तो जैसे किसी ने माइंड के अंदर एक स्विच फ्लिप कर दिया हो। बिल्कुल यही होता है, और यही पॉइंट कहानी की पूरी ट्रेजेक्ट्री पलट देता है। क्योंकि यही होता है स्लोन के साथ, है ना? वो किसी तरह उस कैप्टिविटी से बच निकलने में कामयाब हो जाती है। वो ट्रॉमेटाइज्ड है, टेरिफाइड है, जंगल में भाग रही है, पर जब उसे समझ आता है कि पुलिस या लोकल अथॉरिटीज पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरा टाउन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है उन क्राइम्स में। एग्जैक्टली। तो ये रियलाइजेशन आते ही उसकी पर्सनालिटी कंप्लीटली बदल जाती है। एक सिविल सोसाइटी में पली बढ़ी लड़की उस शॉक और ट्रॉमा के असर से पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक सर्वाइवल हॉरर स्टोरी अचानक से एक रिवेंज हॉरर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सही पकड़ा आपने। ये वो फेज है जहां विक्टिम ने शिकार होने के कॉन्सेप्ट को ही मेंटली रिजेक्ट कर दिया है। ये पॉइंट सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमने अभी बात की कि किसी ने स्विच फ्लिप कर दिया हो। अब तक जो शिकार था उसने खुद के हथियार बनाने शुरू कर दिए। डर अब पूरी तरह गुस्से यानी कोल्ड रेज में बदल रहा है। और ये रीवायरिंग बहुत परमानेंट होती है। ट्रॉमा उस लड़की की साइकोलॉजी को ऑल्टर कर देता है। जब स्लोन को ये समझ आता है कि कोई सेवियर नहीं आने वाला, सिस्टम ही करप्ट है, तो हेल्पलेसनेस एक कैलकुलेटेड एंगर में कन्वर्ट हो जाती है। वही ना, वो और विक्टिम बनकर नहीं रहना चाहती। बिल्कुल नहीं। उसने समझ लिया है कि अगर किसी को शिकार बनाया जा रहा और वो नहीं मरना चाहता, तो उस अंधेरे से निकलने का एक ही रास्ता है कि खुद उस अंधेरे से बड़ा अंधेरा बन जाओ। बाप रे, ये सुनने में कितना रॉ और ब्रूटल लगता है, पर वो करती भी यही है। स्लोन उन प्रेडेटर्स को एक एक करके ट्रैक करती है। हमारे सोर्सेज डिटेल करते हैं कि उसके रिवेंज लेने का तरीका बेहद ब्रूटल और कोल्ड है। सिर्फ ब्रूटल नहीं, बल्कि बहुत सिंबॉलिक भी है। हाँ, क्योंकि वो उन्हें सिर्फ जान से मार नहीं रही है,
बल्कि उनका जो सेंस ऑफ कंट्रोल था ना, उसे डिस्ट्रॉय कर रही है। हर रिवेंज सीन में वो उन प्रेडेटर्स की पावर को सिस्टमैटिकली तोड़ रही है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल है कि इस पूरे प्रोसेस में स्लोन इमोशनली नम हो चुकी है। सुन पड़ जाना जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सुन। उसके चेहरे पर कोई खुशी, रिलीफ या डर नहीं दिखता, जैसे उसके अंदर कोई फीलिंग बची ही नहीं है। ये इमोशनल डिटैचमेंट ऐसी एक्सट्रीम वायलेंस कमिट करने का अनअवॉइडेबल बाय प्रोडक्ट है। स्लोन का पूरा एक्ट ऑफ रिवेंज जस्टिस क्लेम करने के लिए, लेकिन इस लेवल के दरिंदगी दिखाने के लिए उसे अपने अंदर की इंसानियत को, अपने एम्पैथी रिसेप्टर्स को शट डाउन करना ही पड़ेगा। पर एक सेकंड, यहीं पर मुझे चैलेंज करना है इस थॉट को। हाँ, जरूर। सोचिए, अगर स्लोन बिल्कुल वही ब्रूटैलिटी, वही बेरहमी यूज कर रही है जो उन प्रेडेटर्स ने की थी, तो क्या वो खुद एक मॉन्स्टर नहीं बन रही? हाँ। हम जानते हैं उसके साथ बुरा हुआ, पर क्या ये जस्टिस है या सिर्फ एक और तरह की दरिंदगी? ये एक बहुत बड़ा नैतिक या मॉरल सवाल है जो फिल्म खड़ा करती है, और इसी का जवाब है साइकोलॉजिकल करप्शन। साइकोलॉजिकल करप्शन कैसे? देखिए, फिल्म का मकसद ये वायलेंस सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए दिखाना नहीं है। ये दिखाता है कि एक्सट्रीम ट्रॉमा एक इंसान को इस हद तक बदल देता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि कब वो खुद उसी बुराई का हिस्सा बन गया जिसके खिलाफ वो लड़ रहा था। ओह, मतलब उन किडनैपर्स ने आखिरी जीत तभी हासिल कर ली थी जब उन्होंने उसके दिमाग में वायलेंस डाल दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने फिजिकली उसको दुख दिया, पर सबसे बड़ा डैमेज ये किया कि अपना एक अंश, अपने डर का एक हिस्सा उसके अंदर हमेशा के लिए छोड़ दिया। जैसे जैसे स्लोन बदला लेती है, इंसाफ और दरिंदगी के बीच की वो जो लकीर थी वो प्रैक्टिकली मिट चुकी है। ये बहुत डीपली अनसेटलिंग थॉट है। एक आम इंसान कितनी जल्दी एक बेरहम शिकारी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है अगर हालात वैसे बन जाएं तो। बिल्कुल, और यहीं से हम फिल्म के इस टाइटल के असली मतलब की तरफ आते हैं, इवन लैम्ब्स हैव टीथ। हाँ, मैं इस पे आने वाला था। इस टाइटल का सिग्निफिकेंस बहुत गहरा लगता है। बहुत। यहाँ लैम्ब्स का मतलब है मासूम विक्टिम्स, जो आमतौर पर भोले और वल्नरेबल माने जाते हैं, और टीथ का मतलब है उनका छुपा हुआ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और वायलेंस करने की क्षमता। तो इस हिसाब से इस फिल्म का एंड कोई टिपिकल हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स एंडिंग है जहाँ एम्पावरमेंट भी है और डीप ट्रेजेडी भी। राइट, क्योंकि स्लोन फिजिकली तो सर्वाइव कर जाती है, लेकिन मेंटली वो ब्रोकन है, इमोशनली डिटैच हो चुकी है। उसने बदला तो ले लिया, जिसने उसकी जान बचा ली, पर अंदर से उस बदले ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। हाँ, ट्रॉमा का नतीजा और वायलेंस कभी किसी को हील नहीं करता, जख्म भरता नहीं है, वो इंसान को बस और ज्यादा डार्क बना देता है। इनोसेंट लोग भी मॉन्स्टर्स के खिलाफ बहुत डेंजरस बन सकते हैं, पर उसकी कीमत उनकी अपनी इंसानियत होती है। सो इस पूरे सफर का आखिरी मतलब ये निकलता है कि जिंदा रहने की, सर्वाइव करने की कीमत बहुत बड़ी होती है। जिंदा बचने के लिए स्लोन को अपने मासूम वजूद को पूरी तरह से मारना पड़ा। सही कहा। एक ऐसी जीत जिसमें प्रैक्टिकली सब कुछ हार जाना पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि ये पूरी चर्चा सुनने वालों के लिए क्यों जरूरी है? मैं सोचता हूँ क्योंकि ये हमें ह्यूमन नेचर के सबसे रॉ और डार्क हिस्से से रूबरू करवाती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सोसाइटी में भरोसा कितना नाजुक होता है। बिल्कुल। हम एक सिविल सोसाइटी में अज्यूम करते हैं कि आम लोग बेसिक मोरालिटी फॉलो करेंगे, पर एक्सट्रीम सिचुएशंस किसी भी आम इंसान की साइकोलॉजी को किस हद तक बदल सकती हैं, ये हमने देखा इसमें। हाँ, जब हालात कंट्रोल से बाहर होते हैं तो अच्छाई और बुराई के कॉन्सेप्ट सबसे पहले गायब हो जाते हैं और बस सर्वाइवल बच जाता है। एग्जैक्टली। चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक नया विचार छोड़ना चाहता हूँ। सोचने वाली बात यह है कि अगर जिंदा बचने के लिए किसी इंसान को अपने अंदर के उस जानवर को जगाना पड़े और अपने तीत बाहर लाने पड़े, तो खतरा पूरी तरह से टल जाने के बाद क्या उन दांतों को वापस अंधेरे में छुपाया जा सकता है? ये सच में एक बहुत ही डरावना ख्याल है ना? या फिर एक बार वो स्विच फ्लिप होने के बाद, एक बार मॉन्स्टर बन जाने के बाद वापस पूरी तरह से इंसान बनना मुमकिन हो जाता है? इस अजीब और डीप फिलोसॉफिकल सवाल पर अकेले में खुद सोचिएगा, जरूर सोचिएगा।